अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा है। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहां जहां से हो सकते थे उन सब जगहों से इसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़े कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। वे उस 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात नाकाम और तारीख आ गई और इमरान खान पर दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2023 का चीफ जस्टिस जहां 3 जर्नैलों पर बरसा, वहीं पर नवाज शरीफ की वकालत भी की और एक जज के कपड़े उतारने का क्या मामला है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद 3 साथी इमरान खान के अंडरग्राउंड क्यों हुए और यह क्या मामला है, इसकी मुकम्मल कहानी भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के शुरू में आपने मरीम नवाज की एक वीडियो देखी जिसमें वो 3 बातें कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा। वहां पर कोई मेरे जैसा शरारती भी बैठा हुआ था, उसने पूछ लिया कि कितना कोहराम मच जाएगा, तो मरीम नवाज ने तंजिया लहजे में कहा कि बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनमें बहुत सेंसिटिव मटेरियल मौजूद है, उसमें सिटिंग लोगों के नाम हैं और मैंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और कोई ऐसा मोड़ ना आए कि मुझे फिर ये हकाइक पूरी कौम के सामने रखने पड़े। व्यूअर्स, 3 मामलात जो मरीम नवाज ने अपनी इस वीडियो में उठाए, कोहराम मच जाएगा, सिटिंग लोगों के नाम हैं और सेंसिटिव मटेरियल मौजूद है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि आज खान साहब ने एक जुमला कहा है और खान साहब क्या कहते हैं कि इंपोर्टेड और हैंडलर्स पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। अब इन दोनों वाकयात को, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मरियम ने यह इंकशाफ किया और कौम के सामने एक नया बयानिया रखा, इसको और खान साहब के आज के इस जुमले को अगर आप मिलाकर पढ़ें तो आपको पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा, इमरान खान की जो जंग है इस खानदान के साथ और जिन ताकतों के साथ, ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मरियम नवाज ने ये जो 3 बातें कही हैं कि कोहराम आ जाएगा, कोहराम क्या आएगा कि आपने जब से आपके पास ये वीडियोस और ऑडियोस जिनका आपने दावा किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, आपने क्या किया इन ऑडियोस और वीडियोस का? ये तो मुमकिन नहीं है कि आपने कहीं पर इसे छुपा कर रख लिया और किसी से बात ना कही हो, कोई तकाजा किसी से ना किया हो, और जिन अफराद की ऑडियो वीडियोस है ये भी मुमकिन नहीं कि आपने उनसे भी राब्ता ना किया हो। वो ये कहती हैं कि कोई सेंसिटिव मटेरियल मौजूद है। अच्छा, अब ये सेंसिटिव मटेरियल क्या हो सकता है? क्या कोई शख्स पाकिस्तान के कौमी राजों को बेचता हुआ पकड़ा गया तो फिर आपको फिलफौर इसको पब्लिक करना चाहिए था ताकि ऐसे गद्दारों का नाम पूरी कौम को पता चलता और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती। फिर ये इसका मतलब हुआ कि क्या जो सेंसिटिव मटेरियल जिसकी सेंसिटिविटी का आपने तस्करा किया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका ताल्लुक आपके खानदान से था, और अगर वो आपके खानदान से था तो फिर आपने उन लोगों से राब्ता किया और बदले में उनसे क्या मांगा? ब्लैकमेलिंग की। उन्हें क्या कहा कि अगर तुमने हमारे काम ना किए तो फिर हम इसे पब्लिक कर देंगे। और फिर व्यूअर्स, आपने ये भी देखा पाकिस्तान में वही कुछ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया आपके हक में, नवाज शरीफ साहब का भाई मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है और फिर जिस तरह के रिलीफ मिलना शुरू हुए वो आपके खानदान को रिलीफ मिले, एनआरओ मिला, आपकी हुकूमत बन गई। ये तमाम चीजें बड़ी ही अहम है। और व्यूअर्स, ये भी याद रखें, मरीम नवाज ये कहती हैं कि सिटिंग लोगों के नाम है। 2 लोग हो सकते हैं सिटिंग, जो पावरफुल लोग होंगे और हसासियत और जिस तरह उन्होंने इसे बड़ा कर पेश किया, तो 2 ही ऐसे पाकिस्तान के अंदर तबके हैं, यानी एक फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और दूसरा जो सेक्शन है वो है पाकिस्तान की अदलिया, जहां से आपको रिलीफ मिलना था। किसी के कहने पर अदालतें हरकत में आएंगी तब आपको रिलीफ मिलेगा, या किसी जज को आप ब्लैकमेल कर लें तब आपको रिलीफ मिलेगा। और अब तक पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 माह में जितने भी इवेंट्स हुए उसमें हमने देखा कि आपके खानदान को किस तरह रिलीफ मिलता गया। अगर ये ऑडियो वीडियो किसी जज की थी
और उसने ये पूछना और सवाल करना ही गवारा नहीं किया जो अब तक की प्रोसीडिंग्स हुई, और बार बार ये कहा गया कि जनाब ये भी आपने साबित करना है। यानी जो प्रोसिक्यूशन, लूली लंगड़ी प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने खड़ी की गई, वहां पर प्रोसिक्यूशन इस केस का दिफा नहीं कर रही थी, मरीम नवाज के खिलाफ अपने जो दलाइल थे उसका दिफा नहीं कर रही थी, बल्कि जज साहब खुद जो है वो दिफा कर रहे थे। और फिर हमने उसी अदालत के एक जज की कंट्रोवर्सी देखी जिसमें वो ऑडियो जो फैब्रिकेट की गई, बनाई गई अमेरिका में, और फिर जिस तरह उसका पोस्टमार्टम हुआ, गैरेट डिस्कवरी की जो रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर उसे सच्चा साबित करने की कोशिश की गई, वो भी पूरी कौम के सामने है। और फिर मुझे हैरत इस बात की थी, और मैं बार बार पाकिस्तान में अपने जो वकील दोस्त हैं उनसे पूछता था, और जो रिटायर्ड जज थे, कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक जज जिस पर इल्जाम लगाया गया और जिसकी इंक्वायरी हो रही हो, और फिर उसके ऊपर एक जमात जो है फायदा उठाने की कोशिश करे, वही अदालत बरियत का फैसला सुना देती है। व्यूअर्स, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर अगर किसी शख्स पर उंगली उठा दी जाए तो ये इस्लामी तरीका भी यही था और हमारे ईमान का भी तकाजा यही था कि अगर मैंने इस शख्स को रिलीफ दिया तब भी मुझ पर उंगलियां उठेंगी, और अगर इस खातून को रिलीफ ना मिला तब भी मुझ पर उंगलियां उठेंगी, तो लिहाजा हम इस बेंच से अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी अदालत ने मरियम नवाज को बरी किया, एक रिलीफ दिया, और उसी बुनियाद के ऊपर अब नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने जा रहा है। अब दूसरा मामला, अगर ये ऑडियो वीडियो पाकिस्तान के किसी ताकतवर हलके में से किसी फर्द की है तो फिर यह भी बहुत खतरनाक मामला है, क्योंकि आपने जासूसी करने के मुर्तकिब हुए और आपने जिस किस्म की ऑडियो वीडियोस आपके पास मौजूद थी, किसी को बुलाकर यह पूछना तो चाहिए था कि भाई ये तो बता दो कि ये किस किस्म की ऑडियो वीडियोस हैं, और अगर कोई काना नहीं था किसी का, और दाल काली नहीं थी, और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, तो फिर खामोशी क्यों बरती गई। और फिर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ये मैंने जितनी बातें आपके सामने रखी, क्योंकि पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान में आर्मी के एक जनरल को तनकीद का निशाना बनाया गया और तमाम पूरे का पूरा इदारा जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए था। पाकिस्तान में वीलॉगर्स के जरिए उसकी किरदार कुशी की जाती है। मेरे लिए पाकिस्तान के तमाम जनरल्स एक ही जगह पर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी एक जनरल या किसी दूसरे जनरल की बात करूं। मैं पाकिस्तान को बतौर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक बतौर इदारा देखता हूं, लेकिन जो इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना अपने मकासद के लिए, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करती है। तो फिर इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अब खान साहब ने ये जो बात कही ना, 3 जो नुक्ते थे मरीम नवाज की तकरीर में, और खान साहब क्या कहते हैं, आप इसे अब मिलाकर देखें और आपको समझ आना जो है वो शुरू हो जाएगी कि इंपोर्टेड और हैंडलेस पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। मामला एक ही था ना, मरीम नवाज क्या चाहती हैं कि इसको भी सजा दो। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनेगी जब नवाज शरीफ को जिस तरह सजा दी गई इसी तरह इमरान खान को भी सजा दो, वही बयानियां बने, सर्टिफाइड चोर के नारे लगें, अवाम के दरमियान जाए, तो हमें हमारे दिल को और कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। आज वो क्या हुआ, पाकिस्तान में इस जमात को क्रश करने की बात की जा रही है, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म करने की बात की जा रही है, और फिर वोटर इवन के जो इमरान खान के साथ जो उसका वोटर है उसे भी तरह तरह के नामों से आज पुकारा जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है हैंडलर्स की तरफ से, और जो कुछ अब तक इमरान खान की जमात के साथ हुआ, इमरान खान के लोगों को जिस तरह अप्रोच किया गया, और फिर खान साहब जिस तरह न्यूट्रल्स का नाम लेकर बार बार ये कहते हैं कि हमने ने कहा लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी। व्यूअर्स, कुछ दिनों की बात है, आपके सामने ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जिनका मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि हमारे पास मौजूद है, आपको ये मार्केट में नजर आएंगी। अगर कोई ये समझता है कि ऑडियो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल होकर इनके मकासद पूरे होकर ये खामोश रहेंगे, ये खामोश नहीं रहेंगे। ये ऑडियोज़ और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आएंगी और आपको मजीद गंदा किया जाएगा और किसी को पाकिस्तान की आवाम में सुरखरू किया जाएगा इन ऑडियोज़ वीडियोस की बुनियाद के ऊपर, अगर ये ऑडियोज़ वीडियोस जो हैं मौजूद हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, खान साहब ने यह भी कहा कि बनाना रिपब्लिक में हमारे साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों को उठा लिया जाता है रात की तारीकी में, दिन के उजाले में फ़ोन आते हैं, फ़ोन टैप किए जाते हैं। अब तक तो अब ऐसा भी हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कहाँ रहता है, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करके एक जमात को टारगेट किया जा रहा है। ये वैसे पहले भी होता रहा है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी लिस्टें बनी थी, हर जमात की लिस्ट बनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। सहाफ़ियों की भी उसमें नाम शामिल थे, और लॉन्ग मार्च के दौरान ये लिस्टें तैयार की गई थी ताकि वक्त पड़ने पर इन लोगों को खींचा जा सके। लोग नामालूम अफराद का नाम लेने से डरते हैं, बिल्कुल जी। जो कमज़ोर लोग हैं वो नाम नहीं लेते, वो नहीं बताते कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इवेंट्स हुए हैं
वो किसकी वजह से हो रहे हैं और इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के कौन से लोग शामिल हैं और सियासतदान जो है वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्या नामालूम अफराद के लिए मुल्क में कोई कानून नहीं है? देखें, दो बातें याद रखें। मैंने ये पॉइंट्स आज इसलिए लिखे थे क्योंकि इवेंट्स खुद ब खुद इन तमाम लोगों को, किरदारों को, मोहरों को जो है ना वो चौंक में नंगा करके खड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए। रिमार्क्स में ये कहा गया कुछ दिन पहले ही कि नैब कवानीन के अंदर पाकिस्तान की फौज को क्यों अलग किया गया, यानी ये इसके दायरा कार में क्यों नहीं आती। ये एक बड़ा सवाल था जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। और फिर फौजी अदालतों का जो मामला है इसके ऊपर भी बात कही गई और आज भी कुछ जजों ने, जस्टिस काजी फैज ईसा ने फौजी अदालत के हवाले से एक बात कही है, वो मैं आगे चलकर निकात आपके सामने रखूंगा। और अब जुमे को खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, इनके तमाम काम पूरे होते जा रहे हैं, फरमाइशें पूरी हो रही हैं, तो इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाएं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान हीरो बनकर नहीं आएंगे और कुछ लोग जो है अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ जाते अगले एक ख़ास टेन्योर के लिए, तब तक ये तमाशा जो है वो जारी रहेगा। और इसीलिए खान साहब ने कुछ लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहा। लॉन्ग मार्च की तारीख आएगी और एकदम से ये लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि उससे पहले मुमकिन तौर पर इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लोग जो सेकंड टीयर है लीडरशिप की, केपी से चलेगी, पंजाब से चलेगी, कराची से काफिले आएंगे और फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और फिर ये भी मुमकिन है कि जो जिनका टारगेट बनाया जाएगा वो अपने अपने शहरों के अंदर लॉकडाउन करें। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि आज एक स्टेटमेंट आजम सवाती साहब ने दी और उन्होंने एक जज के हवाले से क्या कहा। वो ये कहते हैं कि जो उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी फैमिली के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको मारा गया, पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हर लेवल पर वो जाएंगे और इंसाफ के लिए वो खड़े रहेंगे। 17 साल से वो सियासत के अंदर हैं और अगर अदालत उज़्मा ने नोटिस ना लिया तो कल को किसी जज के कपड़े भी उतर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर किसी जनरल को फांसी की सज़ा हो सकती है और ये अलग बात है कि आपने नहीं दी और उस फैसले के हवाले से, तो फिर किसी जज के कपड़े भी तो उतारे जा सकते हैं। तो जज के कपड़े अगर उतर गए तो इस मुल्क में इससे पहले इनकलाब आए, अदालतों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं क्योंकि अगर जज के कपड़े उतर गए तो कैसा लगेगा एक जज बगैर कपड़ों के। ये पाकिस्तान का, मेरे अल्फाज हार्श हो सकते हैं लेकिन हकीकत यही है। अदालतें अगर इस मुल्क के अंदर अपना काम कर रही होती तो शायद हालात ये पैदा ना होते जो इस वक्त चोरों, डाकुओं, लुटेरों को हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। और आज बड़ी इज्जत से ये कहते फिरते हैं कि हम किसी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि इस्लामाबाद में डाकुओं का राज है। और इन डाकुओं के अंदर आज सवाल भी किसी ने किया कि आप तो शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भी ये कहते थे कि वो चोर हैं, लेकिन आज वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। फिर आपको बताते चलें कि आज एक और भी काम हुआ है। खान साहब अदालत गए हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये चीजें जो कही गई हैं जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। वकालत करते हुए नजर आए। याद रखें 16 सितंबर 2023 को उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे, उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और फिर अगला जो चीफ जस्टिस होगा वो इस मुल्क में काजी फैज ईसा साहब होंगे। काजी फैज ईसा साहब का हमेशा से एक टग ऑफ वॉर हमें नजर आई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ। आपको याद होगा फरूक नसीम साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि भाई ये था वो जो केस को आगे निकालता रहा और किसी और के कहने पर एक केस चलता रहा, मैं जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ नहीं हूं। और ये बयान खान साहब की तरफ से आना, इसकी एक बुनियादी वजह भी है। आपको याद होगा कि धरने का फैसला आया और उस फैसले में पाकिस्तान के इदारों, ISI के किरदार के हवाले से जस्टिस काजी फैज ईसा ने क्या लिखा और फिर इस केस को बुनियाद बनाकर कुछ लोगों ने इसकी बाकायदा तहरीक चलाई और हर लेवल के ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा का जो केस था उसे पर्सोनिफाई करके जो है वो पेश किया गया। गो के वो मनी ट्रेल ये भी नहीं दे सके थे, पैसे कहाँ से आए और क्या तरीकाकार था ये भी नहीं बता सके, इन्हें भी एक रिलीफ मिल गया। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि इन्हें किसी ने, यानी जो प्रेशर था, प्रेशर कहां से हो सकता है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब उनकी तरफ से क्या कहा गया? जस्टिस काजी फैज ईसा और वो तमाम सहाफ़ी जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं और उनका एक अपना तरीकाकार है पाकिस्तान की सियासत को रुख मोड़ने का और एक रंग देने का,
ये आपको उनके घरों में जाते हुए भी नजर आएंगे। जब इनके ऊपर एक बुरा वक्त आया, मतीउल्लाह के घर में गए, और फिर आपको याद होगा वो जो व्लॉगर है असद तूर, उसके घर भी गए, और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये वो जज साहब है, और ये भी ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है कि इनके आने का इंतजार है। जब ये आएंगे 2023 के अंदर, तो फिर फैसले किसी खानदान के हक में आना शुरू हो जाएंगे। 2023 तो बहुत दूर की बात है। आज इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, वो ये कहते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया गया, उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। मैं फैसले पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन फैसले में लिखा गया कि आपने जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं बताई। फैसले में लिखा गया कि आपने जो तनख्वाह लेनी थी वो ना बताकर सच नहीं बोला, इसलिए आप अच्छे मुसलमान नहीं। फिर JIT बना दी गई। JIT का लफ्ज़ पहले नहीं सुना था। ये वो बात कर रहे हैं, यानी अदालत के फैसले पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। टाइम बार हो जाएगा, नवाज शरीफ को शायद रिलीफ ना मिल सके, लेकिन ये वो एन मुमकिन है कि 2023 में जब वे अपनी कुर्सी पर बैठे हों तो एक दरखास्त जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर ये जो नाअहली का मामला है ये हमेशा के लिए हल हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कह दिया कि जनाब आप पार्लियामेंट में जाकर ये फैसला करें, लेकिन जितना रिलीफ मिलना होगा, फाइनल जो डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले लिए जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, एक खतरा मौजूद है, और वो खतरा क्या है, वो आज जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा ने अपनी गुफ्तगू से एक खतरे की घंटी बजा दी है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, और ये खतरे की घंटी जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, वो आम बंदे के लिए नहीं है। वो ये कहते हैं कि सबको आइन का एहतराम करना चाहिए। आइन तोड़ने वाले जर्नैल का नाम लेकर मजम्मत करें, ना कि फौजी इदारे का। जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा ने कहा कि भुट्टो का ट्रायल किसी मिलिट्री कोर्ट में नहीं हुआ, सिविल कोर्ट में हुआ। अब ये वही बात कर रहे हैं जो मरीम नवाज जनरल फैज हमीद का नाम लेकर बार बार तनकीद करती रही, यानी ये कॉन्टिन्यूटी आपको नजर आएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज में हासिल किया गया। इस पर पहला हमला उस वक्त हुआ जब आइन को तहलील किया गया। जमहूरियत पर पहला हमला एक ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद ने किया। मौलवी तमीजुद्दीन ने असम्बली की तहलील को चैलेंज किया। जमहूरियत पर तीसरा हमला ज़ियाउल हक ने किया था। आइन फाड़ दिया गया, मगर इसके खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया गया। फिर चौथी बार हमला किया गया मुशर्रफ साहब की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के तनख्वाहदार मुलाजिम मुशर्रफ को आइन की तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था। एक तनख्वाहदार को इख्तियार देने वाले जजेस खुद भी तनख्वाहदार थे, मुलाजिम थे, यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। और फिर जो मुशर्रफ की अदालतें थी, उन्होंने पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि डोगर कोर्ट्स एक लफ्ज़ मशहूर हुआ था, और वो क्यों हुआ था? क्योंकि एक सपोर्ट हासिल थी PCO जजेस, और ये सारी बातें क्यों कही जा रही थी? क्योंकि समझा जाता था कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो इसके रूहे रवां हैं। फिर पाकिस्तान को अदलिया और एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। पाकिस्तान को बतौर एग्जीक्यूटिव हिस्सा फौज की जरूरत नहीं है। फर्द के किरदार पर बात करें, इदारे पर तनकीद ना करें, आइन तोड़ने वाले जनरल का नाम लेकर मजम्मत करें, ना कि फौजी इदारे की। मुझे समेत सब आइन के आर्टिकल 5 के तहत कानून और आइन के पाबंद हैं। काश आप अपने मनी ट्रेल भी दे दें उसी कानून के तहत, तो बहुत ही अच्छा होता। पाकिस्तान के आम आदमी पर तो कानून और आइन लागू हो जाता है, लेकिन इन पर नहीं होता। फिर उन्होंने एक और बात कही है जो खतरे की घंटी है। जनरल अयूब, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ को ब्लैक लिस्ट में रखता हूं। मैं पाकिस्तान के पहले और दूसरे आर्मी चीफ को व्हाइट लिस्ट में रखता हूं। अयूब खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से प्लॉट मांगा था, बाद में इस आर्मी चीफ को हटा दिया गया। यूं प्लॉटों की सियासत शुरू हो गई, और पाकिस्तान में प्लॉटों की सियासत बहुत मशहूर है। आपने सुना होगा प्रॉपर्टी डीलर्स, ये सारी बातें मैंने इससे पहले कभी नहीं की, लेकिन ये एक हाजिर सर्वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है जो इस मुल्क के इदारे के बारे में क्या कर रहा है, क्योंकि वहां पर जर्नैलों की किसी जनरल का नाम नहीं लिया। ये बहुत ही अच्छा होता कि आप ये भी बता देते कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट प्लॉटों की सियासत करती है, या फिर किसी एक जनरल का नाम जरूर बताएं आज की इस तारीख के अंदर, अगर आप वाकई समझते हैं कि आप आइन और कानून और किसी से नहीं डरते, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का नाम ले सकें। व्यूअर्स, ये सब ट्रोपी ड्रामा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादारी, एक अपनी मैं, इसके अलावा किसी को पाकिस्तान का कोई दुख नहीं है। कोई किसी को प्रॉपर्टी डीलर कहकर पुकारता है, कोई कहता है कि नवाज शरीफ सच्चा था, इमरान सर्टिफाइड चोर है। ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान को इस वक्त नोचने लगे हुए हैं, और कोई ना कोई अपने कबीले वालों को बचाने में लगा हुआ है, और ये कुछ होगा। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैं एक छोटा यानी जूनियर जज था और फौजी अदालतों के हवाले से फैसला आया, तो मैं फैसला खिलाफ देने वालों में से था, यानी माइनॉरिटी में था। और अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यकीनन ये सोच रही होगी कि क्या करना है भाई, क्या किया जाए, क्योंकि मुझे आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तहरीक नज़र आ रही है 2023 के अंदर। ये बात आज मेरी नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा साहब बाज नहीं आते, और माजी में भी मुशर्रफ साहब की जो लड़ाई थी वो एक चीफ जस्टिस से हुई, जो हालात आपके सामने हैं, और ये बाज नहीं आते। और अगर ये बाज नहीं आए
तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में एक और तहरीक चलेगी वुकरा, और इनकी हमायत में आप देखेंगे हाउस ऑफ शरीफ भी आ जाएगा और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। व्यूअर्स, मैं जाते जाते कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए थे। इमरान खान साहब की जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कुछ हुआ मीडिया ने उसे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपके साथ बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि कुछ क्लैरिटीज आपके सामने आ जाए कि किन बुनियाद पर, किन ग्राउंड्स के ऊपर खान साहब अदालत गए हैं और क्या नुकात जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, 120 दिन का हवाला दिया जाएगा, बार हो गया है, अब इनके पास इख्तियार नहीं रहा कि ऐसी सजा दी जाती। नंबर 2, फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने का इस्तेहकाक किसके पास है, इसके ऊपर भी बहस होगी और बाकायदा इस पर तैयारी भी की जा रही है। कागजात नामजदगी के वक्त क्यों खामोश रहे, आपको याद होगा खान साहब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, एक जगह तो बाकायदा एतराज किया गया कि इन्होंने अपने जो असासे थे वो शो नहीं किए, ये बाकायदा एतराज खान साहब के कागजात नामजदगी पर उठाया गया। बाद में क्लियर कर दिया गया, अरे भाई इस कौम को आपने क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, और कौम ऐसी है कि बेवकूफ बनती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतराजात को खत्म करके इमरान खान को अहल करार दिया कि आप जाकर इलेक्शन लड़ें। अगर आपको कोई मसला था असासों का, डिक्लेरेशन का, तो आप कह सकते थे ना कि भाई रुक जाओ, तुम्हारे खिलाफ एक फैसला है, महफूज है और हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मुल्क और कौम का पैसा भी इस तरह ज़ाया किया। और अगर आप समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, उस टेन्योर के लिए खान साहब एमएनए उस सीट पर नहीं रहे, लेकिन इसको इंटैक्ट रखा जाएगा। मैंने किसी वकील से भी इस पर बात करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन, अजहर सदीक साहब ने मुझे जो बात कही वो ये कहते हैं कि जनाब नोटिफिकेशन बाद में होता है, मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन पहले होता है और उसके बाद आप जाकर हल्फ लेते हैं। लेकिन ये टेक्निकल सा एक मामला है, इस पर जरूर आपकी रहनुमाई में अगले प्रोग्राम में करूंगा। फिर अदालत की जुरिस्डिक्शन पर बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, तो फिर वो किस हैसियत से ये ऐसे फैसले सुना रही है और आइन और कानून क्या कहता है। आपने एतजाज हसन साहब की रिसेंटली मीडिया पर गुफ्तगू सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, कानून एक अदालत का जो इख्तियार है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो अतर मिर्ला साहब के सामने अब लाई है, उस पर बात की जाएगी। फिर एक और भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, और दूसरी जो इसके अंदर बात है कि सज़ा होगी तो फिर नाअहली होगी। यहां पर इमरान खान को कोई सज़ा नहीं हुई। कल वाली बात मैंने भी डिटेल में आपके सामने रखी थी, जब तक सज़ा नहीं हुई तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि जनाब आप इनको नाअहल करार दें। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बहुत ही कम है। और ये भी आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के से पहले 9 फैसले जो हैं वो वापस हुए। इनके पर्सनल कंडक्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये केस मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन को हटाने के हवाले से बाकायदा इस्तदा की गई है। ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन ये गुफ्तगू करना, आपके सामने ये नुकात रखना बहुत ही ज़रूरी था। और इमरान खान साहब का ऐलान जुमे को होगा लॉन्ग मार्च के हवाले से, और मेरी इतलात के मुताबिक कोई गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कर रहे हैं। जाते जाते एक नुकता मैं आपके सामने ये भी रखता चलूँ, चूँकि इसके ऊपर बाकायदा रिजर्वेशंस आई हैं 2 किरदारों के हवाले से। और ये 2 किरदार कौन से हैं? खान साहब की एक जदोजहद मौजूद है और लंबी तवील जदोजहद है। खान साहब जब भी लॉन्ग मार्च आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो 2 किरदार हर मीटिंग के अंदर ना करते हुए नजर आते हैं। एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर एक दूसरे किरदार हैं जिनका नाम है असद उमर साहब। ये भी ना करते हुए नजर आते हैं। जब भी बात होती है कि जनाब आप लॉन्ग मार्च क्या होना चाहिए, तो इन्होंने हमेशा इनकार किया है। इनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की खबरें आपको इससे पहले भी सामने आती रही हैं, और दोनों शख्सियात खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में कायम मकाम चेयरमैन जो है वो बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बन जाएंगे। इस पर बातें भी हो चुकी हैं पहले भी, लेकिन जो शक व शुबहात वाबस्ता हैं इनकी ज़ात से और इनको प्रूफ करना पड़ेगा। और मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब ने किसी एक मीटिंग के अंदर ये अल्फाज भी कहे थे असद उमर साहब को कि यार तुम तो हो ही डरपोक। तो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, मुझे मिल जाए तो यूएई में क्या हो रहा है और ये मुल्क क्यों बास शख्सियात की पनाहगाह माजी में भी बना और अब दोबारा बनने जा रहा है, इससे पर्दा उठाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।